हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले तो आपका मैथ साइंस हर मिसाइल चैनल परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, अब हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक विज्ञान का चैप्टर 9, ठीक है। नई बुक के अनुसार चैप्टर 9 है। पुरानी बुक में ये 10 नंबर का चैप्टर था, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसी चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज से इस चैप्टर का स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, उन सारी वीडियो को आप देखना, ठीक है ना। अगर आपने सभी वीडियो देख ली तो इस चैप्टर के अंदर से आपकी रत्ती भर भी समस्या नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी के तहत कह सकता हूं, ठीक है ना। अगर आप पढ़ेंगे तभी तो। वीडियो को पूरा देखा करो, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए, अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर के अंदर आप प्रकाश की जो किरण होती है उसके परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है या फिर ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है ना। दर्पण आपके कई प्रकार के होते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी समकीली सतह से टकराती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो ये तो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप जो ये चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग तो अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब अपवर्तन के बारे में समझ लो थोड़ा सा। अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, जैसे माध्यम, जैसे ये वायु है, ये एक माध्यम है। अगर कोई कांच है तो वो भी एक माध्यम है। अगर जल है तो वो भी एक माध्यम है। निर्वात की बात आए तो वो भी एक माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे वायु से कांच में प्रवेश कर रही है या फिर वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो उसका जो पथ है, जिस रास्ते से वो आ रही है, उसका वो रास्ता बदल जाता है। उसका रास्ता जो पथ है, पथ से विचलित हो जाती है, पथ से भटक जाती है, इधर उधर मुड़ जाती है। फिलहाल तो ऐसा ही समझ लो कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। तो उसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश के विवर्तन के बारे में। विवर्तन से पहले आपको प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखीय पथ पर गमन करता है, गति करता है, तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। तो सबसे पहले आपको प्रकाश की किरण की ही परिभाषा पढ़नी है। ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से सवाल भी आते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछी जाती है और कुछ परिभाषाएं भी पूछी जाती है। तो आपको सबसे पहले कुछ परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी, जैसे प्रकाश की किरण की परिभाषा है, प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा है। तो प्रकाश की किरण के बारे में तो आप समझ गए होंगे। जब प्रकाश किसी सरल रेखीय पथ पर एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश का विवर्तन क्या है, ये हो सकता है आपके टीचर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, परंतु मैं आपको पढ़ा रहा हूं, याद आ जाएगा। देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है ना, अपने मार्ग से जा रही है और इसके मार्ग में कोई पतली वस्तु आ जाती है, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है। ये मार्कर तो फिर भी मोटी वस्तु है, ठीक है ना। अगर इससे और पतली वस्तु लें तो ये जो प्रकाश की किरण के रास्ते में आ जाए तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो तब बनता है जब प्रकाश की किरण लौट के आ जाती है ना, या है ना, या फिर प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है।
तब जाकर के प्रतिबिंब बनता है। परंतु ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, इसके साइड में होकर के मुड़ जाएगी और फिर सीधी चलने लग जाएगी। यानी चित्र के द्वारा समझा देता हूं कि ये कोई वस्तु आ गई बीच में, तो ये प्रकाश की किरण जा रही है तो ये इस प्रकार से मुड़ जाएगी, इस प्रकार से मुड़ करके फिर सीधी रेखा में गमन करने लग जाएगी। तो ये प्रकाश की जो किरण है इसके साइड में होकर के मुड़कर फिर सीधी रेखा में जा रही है, तो प्रकाश के इस गुण को हम विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर्तन। ठीक है ना। सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, प्रकाश की किरण, विवर्तन। इसके बाद आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने हैं। इसके बाद आपको समतल दर्पण पढ़ना है। ठीक है ना, आ गई समझ में। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण आपके सामने आ चुकी है। अगर आपसे प्रकाश की किरण की परिभाषा पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से जवाब देना है। जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है, जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये आपका एक प्रकाश स्रोत है, सूर्य। ठीक है। अब सूर्य से जब प्रकाश आएगा तो इस प्रकार से आएगा, सभी दिशाओं में गमन करता है प्रकाश तो। ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश आ रहा है एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, यानी सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण बोलेंगे। ये सभी क्या है, प्रकाश की किरण है। आ गया होगा समझ में, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रकाश का विवर्तन। अब आपके सामने प्रकाश का विवर्तन है। अगर आपसे प्रकाश के विवर्तन के बारे में पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से जवाब देना है। जब प्रकाश के पथ में प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए और वह वस्तु अत्यंत छोटी हो तो वह सरल रेखा में चलने के बजाय वह उसके किनारों से मुड़ करके सीधी रेखा में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यही आपको जवाब देना है। जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। सीधी रेखा में नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपारदर्शी है वस्तु, तो उसके किनारों से मुड़ जाएगा। जैसे ही आप ये देख रहे हैं ना, ये मार्कर, तो इसके सीधी रेखा में जाने के बाद तो ये किनारों से मुड़ करके उसके बाद सीधी रेखा में जाएगा। तो सीधी रेखा में जाने के बजाय प्रकाश की किरण कौन सी प्रवृत्ति दर्शाती है, उसके किनारों से मुड़ने की। ठीक है ना। तो ऐसे प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आ गया होगा समझ में। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु, ऐसी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय वह उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, उसे यानी इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक है ना, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जिससे प्रकाश मिल रहा है, तो ये कोई प्रकाश स्रोत है और ये प्रकाश की किरण जा रही है और इसके पथ में ये अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, ये अत्यंत छोटी है, तो ये प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है, तो ये इसके किनारों से मुड़ करके चला जाएगा और सीधी रेखा में चला जाएगा। जैसे आप सुई होती है, सुई धागा को सीने वाली, परोने वाली सुई, तो वो अत्यंत छोटी होती है, तो देखना कि उसकी जो परछाई है वो अत्यंत बारीक बनेगी, परंतु जब प्रकाश की किरण उस रास्ते से जाएगी तो वो उसके जो सुई है उसके किनारों से मुड़ करके सीधी रेखा में जाएगी। ठीक है ना। तो प्रकाश क्या करता है, अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे से मुड़ करके सीधा चला जाता है, तो इसी गुण को हम प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। याद रखना, ठीक है ना।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रकाश का परावर्तन आपके सामने आ चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो उससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यही लिखना है आपको। आपने देखा होगा कि जो चेहरा देखने का जो आईना होता है, शीशा होता है, तो उससे आपने कभी हरकत की होगी कि धूप में खड़े होकर के किसी के चेहरे पर फोकस लगाया होगा। तो ये तो हरकत सभी बच्चे करते हैं, तो आपने भी की होगी। या फिर आप घड़ी पहने हुए हैं तो आप धूप में खड़े होकर के किसी व्यक्ति के चेहरे पर फ्लैश पार सकते हैं, तो ये हरकत की है। तो ऐसा क्यों संभव है? ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही संभव है कि प्रकाश की किरण उस चमकीली सतह पर पड़ रही है और उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जा रही है। क्या उसमें से आर पार निकल रही है? नहीं, वापस जा रही है। तभी तो दूसरे के चेहरे पर आप फ्लैश लगा सकते हो। तो ये प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, याद रखना, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वह प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया होगा समझ में? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक आपका आ चुका है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को आपको चित्र के द्वारा समझना पड़ेगा, ठीक है ना? रटना नहीं है, समझना है। तो जैसे इधर में एक चित्र बना रहा हूं, उसको देखना ध्यानपूर्वक। ये कोई चमकीली सतह है जिसके नीचे की तरफ पॉलिश हुई है, ठीक है ना? जैसे दर्पण ही ले लो। दर्पण का जो एक पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो पॉलिश हुआ होता है, और जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो यानी चमकीला होता है। तो देखिए, ये कोई आपका प्रकाश स्रोत है। क्या है ये? प्रकाश स्रोत। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। अब जिसे बिंदु से ये टकरा रही है, ये जो आपका चमकीली जो सतह है, ये ऊपर वाली, ठीक है ना? ये जो चमकीली सतह है इसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। कंप्लीट। जिस सतह से ये टकराएगी प्रकाश किरण, उस सतह को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि यही सतह प्रकाश किरण को परावर्तित करेगी, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इस परावर्तक पृष्ठ के किसी ना किसी बिंदु से तो वो टकराएगी। जिस बिंदु से वो टकराएगी उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर ये प्रकाश किरण आई, तो आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है इस प्रकार से। क्या होता है? अभिलंब। इसको हम अभिलंब बोलते हैं। तो ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती है, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना? तो प्रकाश की किरण की खासियत होती है
कि जितने कोण पर वो आ रही है उतने ही कोण पर वो वापस भी जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। तो ये किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट रही है, तो ये प्रकाश की किरण जो लौट रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब जो ये परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ ये भी कोण बनाती है, तो जो कोण बनाती है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हो गया ये। तो देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो अविलंब के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती है, जितना कोण बना रही है उसी कोण से वो वापस जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक तो नियम ये हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम देखिए, दो नियम होते हैं इसके। तो देखिए ये तो है आपकी प्रकाश किरण, कौन सी? आपतित किरण बोलेंगे। प्रकाश किरण आ रही है तो ये आपतित किरण, और जो ये आपतन जो बिंदु है इस पर ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब, और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। एक ही तल है आपका इधर वाला, ठीक है ना, यानी परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ पर ही मौजूद होते हैं। तो ये दूसरा नियम हो गया। चित्र ध्यान पूर्वक समझ लेना। अगर आपने ये चित्र समझ लिया तो परावर्तन के नियम आपको याद हो गए मानो। पहला नियम आपतन कोण। देखिए आपतित किरण अविलंब के साथ कोण बनाती है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपतन बिंदु से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटेगी, तो उस लौटने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। प्रकाश की किरण जितने कोण पर आ रही है, आपतित तो हो रही है, उतने ही कोण पर वो वापस जाएगी। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं, एक ही तल में मौजूद है, एक ही तरफ, ठीक है ना। आगे समझ में ये हो गए आपके परावर्तन के नियम। तो यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। सेकंड आपतित किरण, यहाँ पर अर्थात में आप दर्शा भी सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। क्या लिखना है सेकंड पॉइंट में? आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, ठीक है। आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तो देखिए ये तो हो गई आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण
तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ, प्रकाश के परावर्तन का नियम आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दो ही पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन के नियम के, ये दो ही पॉइंट आपको याद करने हैं, चित्र के माध्यम से समझना। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताना, और नहीं तो कमेंट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को रिपीट कर देना यहाँ तक। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा जब दो बार आप समझ लेंगे तो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, समतल दर्पण। ठीक है ना, अभी हम समतल पृष्ठ की ही तो बात कर रहे थे कि किसी चमकीली सतह से टकराती है, जितने कोण पर प्रकाश किरण टकराती है तो उसी कोण पर वापस चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक तल है आपका समतल, समतल दर्पण है। ठीक है ना, क्या है? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में समझो कि समतल दर्पण कहते किसे हैं। वैसे नाम में ही परिभाषा है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश की किरण टकरा के वापस लौटती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये बोर्ड है आपका, तो ये जो पृष्ठ है जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, तो ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है ना, तो अब ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? समतल है बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसे हम समतल दर्पण बोल सकते हैं, परंतु इसमें हम अपना चेहरा सही ढंग से क्लियरिटी नहीं देख सकते। ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? समतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है? समतल है। बस यही तो परिभाषा है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा आ गई होगी समझ में। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, अब समतल दर्पण आपने देखे हैं, प्रत्येक घर में पाए जाते हैं चेहरा देखने के लिए। उसी में तो देख करके आप मांग वगैरह सोच करके आते हो, काट करके आते हो। ठीक है ना, तो वही आपका समतल दर्पण है जिसमें आप रोजाना अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण में भी तो प्रतिबिंब बनता है। बनता है नहीं बनता है? बनता है, तभी तो मांग काट लेते हैं। हमारा जैसा प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब के, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ नियम है। पहले आपको मैं मुंह जवानी बता देता हूं कि समतल दर्पण में जितना बड़ा बिंब है, जैसे आप हो, क्या समतल दर्पण में आपका चेहरा आपके चेहरे से दो गुना दिखाई देता है? दो गुना बड़ा दिखाई देता है? नहीं। आप जैसे खड़े हो, क्या आप का प्रतिबिंब उसमें उल्टा बनता है? नहीं। हाँ, एक जरूर होता है। एक बात जरूर है कि आपका जो बायां हाथ है वो दायां हाथ बन जाता है, और दायां हाथ है वो बायां हाथ बन जाता है दर्पण के अंदर। यानी उसके अंदर प्रतिबिंब में पाषाण परिवर्तन होता है। तो देखिए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के गुण या विशेषताएं क्या है? जितना बड़ा बिंब है या जितनी बड़ी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में उतना ही बड़ा बनेगा। पहला कंप्लीट। दूसरा, यानी उस समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वो बिंब है या वस्तु है, वस्तु को हम बिंब बोलते हैं। ठीक है ना, जो चित्र बनता है उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है। दूसरी बात कंप्लीट। तीसरी बात कि जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। अच्छा जी। और उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है। हमको आभास ही तो होता है दर्पण के अंदर कि हमारे जैसी आकृति इसके अंदर है। आभास ही तो होता है, क्या वास्तव में थोड़ी है उसके अंदर? हमारे जैसा कोई व्यक्ति है क्या उसके अंदर? नहीं, हमको केवल आभास होता है। तो यानी वो आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या उल्टा बनता है? नहीं, सीधा बनता है। जैसे हम खड़े हैं वैसे ही बनता, सीधा। और जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। तो यही आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना? तो देखिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं आपके सामने हैं। ठीक है? जो मैंने आपको बताया था अभी, वही आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है ना? तो देखिए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है ना? रटना नहीं है, समझना है। समतल दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं रोजाना, तो वही छवि आपको बसा के रखनी है। आप दर्पण में चेहरा देख रहे हैं तो हमको आभास हो रहा है कि हमारे जैसी आकृति इस दर्पण के पीछे है। ठीक है ना? इसलिए वास्तविक नहीं है, वास्तव में थोड़ी है हमारे जैसा कोई व्यक्ति पीछे, नहीं, हमको आभास हो रहा है। तो यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और वो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी के साथ साथ वो सीधा भी होता है। जैसे हम खड़े हैं वैसे ही उसमें भी वो प्रतिबिंब खड़ा होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। बिंब जानते हो? वस्तु। दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु को हम बिंब बोलेंगे। अगर दर्पण के सामने हम खड़े हैं तो हम क्या बन गए? बिंब बन गए। और हमारी जैसी आकृति उस दर्पण के पीछे बन रही है, वो आकृति क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब कहलाएगी। ठीक है ना? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो बिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब समतल दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब है। ठीक है ना? तो दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? पीछे बनेगा। आपसे कोई ये पूछे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण, समतल दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना? ध्यान रखना, इसलिए मैंने जोड़ दिया है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब है। तो प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? पीछे। जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने खड़े हैं उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है ना? अब हम थोड़ी लिखेंगे इसमें, तो इसमें तो ये शब्द लिखना है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने क्या है? बिंब। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है ना? दर्पण, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। कैसे? जो बायां हाथ है वो दायां बन जाता है और जो दायां है दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है। ये देख लेना। कैसे देखेंगे? अपने हाथ को उठाना, तो उसमें जब प्रतिबिंब, आप तो चेहरा इधर करके खड़े हो, आपका दायां हाथ ये है। अब जब उसमें प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हुआ? ये दायां, वो इधर वाला। और हमारा किधर था? इधर। प्रतिबिंब का इधर है दायां। ठीक है ना? तो हमारा जो दायां हाथ है वो बायां बन जाता है इधर की तरफ, और जो बायां हाथ है वो दायां बन जाता है इधर। ठीक है ना? इसी पार्श्व परिवर्तन की वजह से यानी किसी लिखे हुए अक्षरों को आप देखते हैं तो उनमें पार्श्व परिवर्तन हो जाता है और वो उल्टे दिखाई देते हैं। ठीक है ना? जैसे आपका ई है, ई हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसको आप दर्पण में देखेंगे तो ई आपका उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको ई। तो ये क्या हुआ? पार्श्व परिवर्तन हुआ, इसलिए हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो कंप्लीट होते हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं।
अब इससे अगला जो टॉपिक है आपका, ये तो हम समतल दर्पण के बारे में ही पढ़ रहे थे। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर हमारा परावर्तित पृष्ठ वक्राकार हो, इस प्रकार से वक्राकार हो या फिर इस प्रकार से वक्राकार हो, ठीक है ना, तो उनको हमें कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर परावर्तक पृष्ठ वक्राकार हो, वक्र के आकार का हो, जैसे ऐसे ऐसे हो, इनको हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप याद कर लेना, ठीक है ना। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा कि चित्र को कैसे बनाना है। किसी बिंब, कोई बिंब हमारा अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सब कुछ सिखा दूंगा। अगर इस चैप्टर में से सवाल आएगा, वो सवाल कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ आपके माइंड में सेट कर दूंगा। सिर्फ इस वीडियो से संबंधित मेरी जितनी वीडियो बनेंगे उन सभी वीडियो को आप देख लेना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और जो अपने क्लास के जो साथी है उनको भी चैनल के बारे में अवगत करा देना, वो भी इस चैनल पर आकर के पढ़ लिया करेंगे। और जो कमजोर वर्ग के छात्र है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, वो नए ट्यूशन कर सकते हैं, नए ही किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में ज्यादा बताना। वो इस चैनल पर आकर के फ्री में ही गणित और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर लिया करेंगे, ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिकों को लेकर के। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।